गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग सीखेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। ठीक है, यानी किरचॉफ लॉ क्या होता है और उसके लॉज किस पर बेस्ड करते, उसके लॉज जो है किन किन प्रिंसिपल किन किन चीजों पर बेस्ड है। ठीक है, उन सब के बारे में सीखेंगे और कुछ हम किरचॉफ लॉ पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उनकी प्रैक्टिस, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर किसी कंपटीशन के लिए या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये किरचॉफ लॉ पे बेस्ड जो है किरचॉफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की ओर और बिना किसी डिस्टर्बेंस के, यानी बिना किसी, आप सभी लोग ये ध्यान रखिए कि जितने भी मैं चीज बता रहा हूं आप उसको कॉपी पेन उठाइए, उसको नोट करते रहिए। कोई भी चीज डाउट हो, जब मैं न्यूमेरिकल कराता हूं तो पहले वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद पूरे न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करिए। जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है उसके बाद उस वीडियो का सोल्यूशन देखिए। ठीक है, कि उससे ये होगा कि आपको उस न्यूमेरिकल की ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन हो सकेगी। ठीक है, और आपको और ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमारा जो किरचॉफ लॉ का है, किरचॉफ के दो लॉ हैं, यानी किरचॉफ के नियम की बात करें तो किरचॉफ के दो नियम हैं, एक पहला नियम और दूसरा नियम। अब किरचॉफ लॉ को बताने से पहले मैं आपको दो चीजें बताता हूं कि एक जंक्शन, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं संधि, और दूसरा पॉइंट है लूप। ठीक है, हिंदी में भी इसे लूप ही बोलते हैं। तो जंक्शन क्या होता है? जंक्शन की अगर हम बात करें, जिस भी पॉइंट पर, ठीक है, जिस भी पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा रास्ते होंगे, मतलब दो या दो से ज्यादा पाथ होंगे, उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। जैसे इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट में कितने पाथ हैं? 5 पाथ है, तो मतलब ये पॉइंट एक जंक्शन है। लेकिन अगर हम किसी पॉइंट की ऐसे बात करते हैं, जैसे ये हमने एक सर्किट बनाया, अब हम कहें कि क्या ये जंक्शन है, तो आंसर है नहीं। ठीक है, कि जंक्शन के लिए वो पॉइंट में कम से कम कितनी ज्यादा होनी चाहिए? मोर देन 2 पाथ। ठीक है, यानी मोर देन 2, यानी जब 2 से ज्यादा पाथ होंगे तभी उसको हम क्या कहेंगे? जंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लूप की। तो लूप क्या होती है? यानी कुंडली, अगर हम बात करें किसी भी बंद परिपथ की बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि एक सांप जो है कुंडली जब बनाता है तो पूरी वो कुंडली जो होती है वो एक तरह से क्लोज होती है। ठीक है, यानी एक तरह से सर्कल। ठीक है, तो वैसे ही लूप की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लूप का मतलब है कि ये जो सर्किट है हमारा पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए। ठीक है, यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट किया हमने उस पॉइंट पे वो वापस एंड भी होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्किट हमारा ऐसे बना हुआ है, ठीक, ऐसे बना हुआ है और हम कह रहे हैं कि किरचॉफ लॉ इस पे लग रहा है। तो किरचॉफ लॉ लूप पे भी बेस्ड है, कि मतलब किरचॉफ लॉ जो है उसके लिए लूप भी होना चाहिए, बंद लूप। ठीक, तो देखते हैं। तो पहला लॉ जो है हमारे पास, फर्स्ट लॉ जो है हमारे पास, वो है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसे हम कहते हैं जंक्शन लॉ भी कहते हैं। इस लॉ को हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। यानी कभी कभी एग्जाम में ये भी कह दिया जाता है कि डिफाइन जंक्शन लॉ, यानी जिसे हम कहते हैं संधि का नियम। ठीक है, संधि के नियम को समझाइए, किरचॉफ के संधि के नियम को समझाइए। एग्जाम में टेंशन होने लगती है कि हमने जंक्शन लॉ तो पढ़ा ही नहीं, कभी संधि लॉ तो पढ़ा ही नहीं, संधि का नियम, तो वो यही है। फर्स्ट लॉ को ही हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ होता क्या है कि किसी भी, पहले हिंदी समझिए, किसी भी संधि पर मिलने वाली या उससे दूर जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य के बराबर होता है। किसी भी बिंदु पर मिलने वाली या उससे दूर जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। ठीक है, यानी द अलजेब्रिक सम ऑफ मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम एनी जंक्शन इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो अब इसको हम समझ लेते हैं। तो इसमें हमें यह जानना है कि जितनी भी करंट उस पॉइंट की ओर आ रही, उस जंक्शन की ओर आ रही हैं, वो किस में रहेंगी? पॉजिटिव में, और जितनी उससे दूर जा रही है वो किस में रहेंगी? नेगेटिव में। तो पास में कौन कौन सी आ रही है इस जंक्शन की ओर? तो I1 और I2 इसके पास आ रही हैं, I1 प्लस I2, और I3 I4 सॉरी I5 भी आ रही है इसके पास, तो I1 प्लस I2 प्लस I5, और I3 और I4 दूर जा रही है, तो इन सबको हम क्या कर देंगे? माइनस में लिख देंगे, और इक्वल टू किसके कर देंगे? 0 के कर देंगे। तो अब ये माइनस है, इसको उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास? I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, ये हमारे पास आ गया। अब इस
इन चीजों को अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास है ये कौन सी करंट है, जो जंक्शन के तरफ आ रही है, यानी जंक्शन के ओर आ रही है, यानी मूविंग टुवर्ड्स जंक्शन। और ये कौन सी करंट है, जो जंक्शन से दूर जा रही है। तो इसको हम लिख देंगे मूविंग टुवर्ड्स, यानी करंट मूविंग टुवर्ड्स जंक्शन, यानी संधि की ओर जाने वाली धारा है, ठीक है, जंक्शन। और ये क्या है, करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। यानी संधि से दूर जाने वाली धारा। ये क्या है, संधि की ओर जाने वाली धारा है, I1, I2 और I5। और ये कौन सी है, संधि से दूर जाने वाली धारा है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने कहा आपसे इसकी वैल्यू 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि I की वैल्यू क्या होगी। तो यही रूल हम फिर से अप्लाई करेंगे, ये वाला रूल कि जंक्शन की जितनी तरफ पास वाली करंट है उनको एक तरफ रखो ऐड करके, और जितनी दूर जाने वाली करंट है उनको दूसरी तरफ रखो। तो इसमें पास जाने वाली करंट कौन कौन सी है, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5। दूर जाने वाली करंट कौन सी है, 4 है, और कौन सी है, I है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस I। इसको इधर लेकर माइनस कर देंगे तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आंसर कितना आ गया हमारे पास 1। सिंपल सा था, ठीक है। और देखते हैं इससे रिलेटेड, जैसे मैंने कहा 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर एंड I। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। तो इसकी अगर हम बात करें, इसकी I की वैल्यू क्या होगी। फिर से हम देख रहे हैं जंक्शन की ओर कौन कौन सी करंट आ रही है। तो कौन कौन सी करंट आ रही है, 3 आ रही है, 5 आ रही है, 7 आ रही है। तो 3 प्लस 5 प्लस 7 हमने एक साइड लिख दिया, इक्वल लगाया। I और 8 जो है वो दूसरी साइड जा रही है, तो I और 8 को हमने प्लस करके लिख दिया, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि I प्लस 8 को क्या लिख देते हैं, 8I लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको, इस गलती को मत करिएगा, ठीक है, वरना ये फिर कहते हैं ना बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो इसको हम जोड़ेंगे 4 5 12 और 3 15, और ये आ जाएगा I प्लस 8, ये इधर आके माइनस होगा तो 15 माइनस 8 यानी 7 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 एम्पियर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। और फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो ये बेस्ड किस पर है, तो फर्स्ट लॉ हमारा जो बेस्ड है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश के संरक्षण पर बेस्ड है, ठीक है। आवेश के संरक्षण पर ये आधारित है। आवेश का संरक्षण होता क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं किरचॉफ का सेकेंड लॉ, कि किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या होता है। तो नेक्स्ट है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम, यानी सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, ठीक है, किरचॉफ। तो इसे हम क्लोज्ड लूप लॉ भी कहते हैं, यानी बंद पास का नियम भी कहते हैं। अब इसे मैंने लिखा है आपको सिग्मा V इज इक्वल टू 0, जो इससे पहले मैंने फर्स्ट लॉ बताया था उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा I इज इक्वल टू 0 कहते हैं, ठीक है। यानी उसको हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो वो निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है। उसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, अगर जो ऑप्शन ये होगा सिग्मा I इज इक्वल टू 0, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड लॉ जो है वो क्या है, सिग्मा V इज इक्वल टू E के इक्वल, ठीक है। यानी किसी भी बंद परिपथ में विभिन्न बिंदुओं, ठीक है, विभिन्न सर्किटों, विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों के योग जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। फिर से समझिए कि किसी भी बंद परिपथ में विभवांतरों का जो बीजगणितीय योग होता है वो सदैव 0 के बराबर होता है। ये हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ है, ठीक है। यानी द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पॉइंट्स
ठीक है, एनी पॉइंट्स रिमेन ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है सिग्मा v इज इक्वल टू जीरो, यानी अलजेब्रिक सम जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं ये अलजेब्रिक सम क्या है, कहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो उसको समझाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया है और इसमें मैं बताऊंगा कैसे हम अलजेब्रिक सम निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस लॉ की, तो ये किस पर बेस्ड है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, यानी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर, एनर्जी को कंजर्व करता है। तो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं और इससे कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो अब इसमें पहला काम हमारा क्या है कि करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी करंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो करंट कैसे निकलती है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां से हमने माना करंट कितनी निकल रही है, I1 निकल रही है, यहां से I2 निकल रही है। ये दोनों करंट जब इस जंक्शन की ओर जाएंगे, देखिए जंक्शन है ना, 1 2 और 3 पाथ हो गए, मतलब ये क्या बन गया, एक जंक्शन आ गया। तो यहां वाली करंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम जंक्शन रूल से देखते हैं। ये I1 और I2 इसकी तरफ आ रही है और ये वाली करंट इससे दूर जा रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसमें हम किरचॉफ्स लॉ यानी सेकंड लॉ हम लगाते हैं। तो सेकंड लॉ लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करना है, चाहे आप यहां से स्टार्ट करिए, यहां से स्टार्ट करिए, यहां से स्टार्ट करिए, यहां से स्टार्ट, कहीं से भी स्टार्ट करिए, लेकिन ये ध्यान रखना है जिस भी पॉइंट से स्टार्ट करना है उससे चलते हुए वापस उसी पॉइंट पर खत्म करना है, तब हमारा ये पास पूरा यानी लूप हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट लूप है, इन लूप हम ले लेते हैं A B F E A। ठीक है, A से B में जा रहे हैं, फिर B से F में जा रहे हैं, फिर F से E में जा रहे हैं और E से वापस A में जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम A से जब E में जा रहे हैं तो हमें एक पोटेंशियल कौन मिल रहा है, E1 मिल रहा है। ठीक है, यानी एक बैटरी मिल रही है जिसका कौन सा टर्मिनल मिल रहा है हमें, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव मिला तो हमने इसका लिख लिया E1 प्लस का। और आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस मिल गया तो वहां पे तुरंत पोटेंशियल भी होगा, V इज इक्वल टू IR से। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, सेल से जो करंट निकलती है, जितनी करंट सेल से बाहर निकलती है उतनी ही करंट वापस उसमें इंटर भी करेगी, मतलब इसमें जाएगी कितनी, I1। इससे I2 निकली थी तो इसमें कितनी जाएगी, I2। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इस रेजिस्टेंस पे कितनी करंट जा रही है, I1, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, I1 R1। ठीक, ये हमने लिख दिया, इसकी वैल्यू E1, इसकी वैल्यू I1 R1, V इज इक्वल टू IR, क्योंकि हमें V निकालना है ना हर बार, तो इस तरह से। तो ये E1 हो गया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम किधर जा रहे हैं, A से B की तरफ जा रहे हैं, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको लिखेंगे माइनस में। ठीक, आगे बढ़े, B से F में कुछ भी नहीं, F से E में जा रहे हैं तो फिर से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम इसको लिखेंगे माइनस का I1 प्लस I2 इंटू R3, और तो कुछ है नहीं E से A में, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे 0। तो ये हमारा फर्स्ट लूप जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, तो E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पे आते हैं, तो सेकेंड लूप हम किधर से ले लें, इधर से हमने स्टार्ट किया, तब कि हम इधर से ले लेते हैं या इधर से ले लेते हैं। देखते हैं, इन लूप E F C D E। ठीक है, इसमें देखते हैं, तो E से F में गए, देखिए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिधर करंट जा रही है उधर ही हम भी जा रहे हैं। ठीक है, तो उधर ही हम भी जा रहे हैं, तो तुरंत इसको क्या लिख देंगे, I1 प्लस I2 इंटू R3। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तो क्या करते, उसको माइनस में कर देते। फिर F से C में गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं लिखना। C से D में गए, पहले हमें क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। अब रेजिस्टेंस मिल गया, अब कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि अगर इसमें यहाँ पे I2 हमने लिख दिया तो इस I2 को भी उठा के लिख देते हैं, गलत काम। ठीक, इसको नहीं करना है, ये बहुत बड़ा पाप लगेगा आपको। ठीक है, तुरंत क्या करना है, इसको करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए I2 और R2 जहां पे रेजिस्टेंस मिले वहीं V इक्वल टू IR लगाना है। तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस का I2 इंटू R2। और आगे बढ़े, सेल के किस टर्मिनल से मिले, माइनस से मिले। ठीक है, यहां पे बढ़ रहे थे तो किससे मिले थे, प्लस से मिले थे, तो प्लस लिखा था।
यहाँ पे बढ़े तो माइनस से मिले, तो माइनस का E2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो चीज माइनस थी उसको उधर ले गए, बस ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू E2। ये हमारी बन गई सेकंड, और इन दोनों को सॉल्व करके हम E या I या R1 या जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये चीज और कि किरचॉफ लॉ को हम पढ़ते क्यों हैं ये भी समझ लीजिए कि किरचॉफ लॉ को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कई जगहों पे ओम्स लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है, हम हर जगह पे V इक्वल टू IR लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, या सीरीज और पैरेलल के जो रूल्स हैं वो लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, तो वहां पे किरचॉफ लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, तो आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है हमारे पास किरचॉफ लॉ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि जिसमें हमें कैलकुलेट करना है I1, ये जो मैंने लिखा है I1, I2 एंड I1, I2, I3 एंड VAB, यानी A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके बारे में हमें कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, 11 में, 13 में और 17 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, यूपी बोर्ड के 11, 13 और 17 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब इस डायग्राम में हमारे पास करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, तो पहले हम इसको चेंज कर थोड़ा सा सही करते हैं डायग्राम को। यहां से करंट I1 निकल रही है, तो जितनी करंट सेल से निकलेगी उतनी ही करंट इसमें जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने I1 बना लिया। इससे I2 निकल रही थी तो यहाँ पे भी कितनी जाएगी, I2 जाएगी। इससे I3 निकल रही थी तो यहाँ से भी कितनी जाएगी, I3 जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कहीं जंक्शन की, चाहे आप इस जंक्शन की बात कर लीजिए या इस जंक्शन की बात करिए, दो से ज्यादा रास्ते हैं, तो जंक्शन पे तीनों करंट में रिलेशन क्या है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम इस जंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस जंक्शन को अगर हम देखें तो ये वाली करंट और ये वाली करंट दोनों इस जंक्शन की ओर आ रही है, और ये वाली करंट भी इस जंक्शन की ओर आ रही है। तो सारी करंट आ रही है लेकिन दूर इससे कुछ भी नहीं जा रही, तो जो जो आ रही है हमने लिख दिया I1 प्लस I2 प्लस I3। दूर तो कोई जा नहीं रही, तो मतलब कितना, 0। ये हमारी बन गई इसकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स सेकंड लॉ लगाएंगे और इसमें किरचॉफ का लूप रूल अप्लाई करेंगे। तो लूप रूल बनाने से पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग करने से पहले हम इसको लिख देते हैं C, D, E एंड F। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं इन लूप A B D C A, D C A। ठीक है, A से B में जा रहे हैं, फिर B से D में जाएंगे, फिर D से C में जाएंगे और C से वापस A में आएंगे। तो A से B में जब जा रहे हैं तो हमें सेल का कौन सा टर्मिनल मिलना है, प्लस वाला। प्लस वाला इसकी कितने वोल्टेज है, 4, तो हमने लिख दिया प्लस का 4। आगे बढ़े, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस मिला, लेकिन करंट जो है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही। ठीक है, यानी हमारा विरोध कर रही, तो विरोध कर रही मतलब वहां पे माइनस। अब V लगाना है तो V इक्वल टू IR, 2 इंटू I2, ये लिख दिया। आगे बढ़े, B से D में कुछ भी नहीं, D से C में आया तो हमें रेजिस्टेंस मिल गया है, देखो यहाँ पे प्रतिरोध। तो हमने क्या आया, और देखिए उसी की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो मतलब प्लस का 3I1। और आगे बढ़े 10 वोल्ट मिला, और उसका कौन सा टर्मिनल, माइनस, तो माइनस का 10। और तो कुछ है नहीं आगे, इधर C से A में भी कुछ नहीं, तो इक्वल टू अब हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 3I1 माइनस का 2I2 और माइनस 10 प्लस 4 यानी माइनस का 6, उधर गया तो 6। इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन की बात करें तब दूसरा लूप कौन सा बन सकता है, A B E F A। तो इसमें हम देख लेते हैं इन लूप A B E F A। इसमें अब अगर हम इसमें बात करें तो A से B में जा रहे हैं हम, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पहले ही V मिल रहा है, तो फिर से किस टर्मिनल से मिल रहा है, प्लस से। प्लस का V लगा दिया, यानी V कौन सी वैल्यू है, 4, प्लस का 4 लिख लिया। आगे बढ़े, हमें रेजिस्टेंस मिला और उसके साथ जो करंट है वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट में, तो माइनस का 2I2, V इज इक्वल टू IR लगाया। B से E में गए, देखिए जैसे लिखा है मैंने वैसे ही हम चल रहे हैं। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। B से E में गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं तो कुछ नहीं, यहां से गए फिर से एक रेजिस्टेंस मिला तो उसको करंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू I3। और देखिए करंट की डायरेक्शन में दो चीजें हमें ध्यान रखनी है,
अगर रेजिस्टेंस मिल रहा है तो तुरंत उसको करंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी चीज देखनी है कि हम क्या करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर सेल से अगर मिल रहा है तो सेल के किस टर्मिनल से मिल रहा है, पॉजिटिव से मिल रहा है तो प्लस में, नेगेटिव से मिल रहा है तो माइनस में। तो ई से एफ में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में, यानी प्लस का 1i3, ठीक है। फिर किस टर्मिनल से, माइनस से, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 2i2 प्लस का i3, और 4 माइनस 2 प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई और थर्ड हो गई, 3 इक्वेशन हो गई। जब कभी 3 इक्वेशन होती है तो हमेशा क्या करिए कि कोई भी 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन बना लीजिए। एक इक्वेशन हमारे पास i1 और i2 में है, दूसरी इक्वेशन i2 और i3 में। अगर इसको भी हम i1 और i2 में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास आसानी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पे जो i3 है उसकी वैल्यू यहां से फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देते हैं। तो i3 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से कितनी मिल जाएगी हमें, i3 इज इक्वल टू माइनस i1 माइनस का i2, ये हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो माइनस का 2i2 प्लस की जगह i3 की जगह माइनस i1 माइनस i2 इज इक्वल टू माइनस का 2, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का i1 पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस का 3i2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा, i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू प्लस का 2, इक्वेशन नंबर 4 ये हमारी बन गई। अब पहली इक्वेशन को देखें, 3i1 और यहाँ पे केवल i1 है, तो इसको हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i1 प्लस का 9i2 इज इक्वल टू 6, और इसको लिख लेते हैं उसके नीचे 3i1 माइनस का 2i2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखते हैं इसके आगे, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो हमारे पास 3i1 और 3i1 कैंसिल, क्या बचेगा, ये 7i2 और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो i2 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। अब i2 की वैल्यू 0 आ गई तो हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। जैसे अगर हम फोर्थ इक्वेशन में रखें तो उससे हम क्या रखेंगे, निकाल लेंगे, i1 की वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड इक्वेशन में रखें तो i3 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं। तो थर्ड और फोर्थ दोनों में हम i2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखते हैं जैसे कि अगर हम थर्ड इक्वेशन में रखते हैं, तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, माइनस का 2i2 प्लस का i3 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब इसमें i2 की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो ये तो टर्म पूरा 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास i3, और i3 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 2 एम्पियर, ये मिल गया। फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं, तो फोर्थ इक्वेशन में अगर हम i2 की वैल्यू 0 रखें तो क्या है हमारे पास, i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है 2। तब इसमें हम i2 की वैल्यू 0 रखें तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, i1 की वैल्यू 2 एम्पियर, ठीक है। तो हमें सारी वैल्यू मिल गई, i1 की वैल्यू मिल गई 2 एम्पियर, i2 की वैल्यू मिल गई 0, और i3 कितना मिल गया, माइनस का 2 एम्पियर। यानी ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। लास्ट में एक क्वेश्चन और था कि VAB क्या होगा। VAB मतलब A से B तक की बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो A से जब हम B जा रहे हैं तो एक तो हमें 4 वोल्ट की बैटरी मिल रही है, ठीक है। A से B जाने पे हमें क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है 4 वोल्ट की बैटरी, तो उसको हमने लिख लिया प्लस का 4, प्लस टर्मिनल मिल रहा था। फिर आगे क्या मिल रहा था, रेजिस्टेंस मिल रहा था, करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस का 2i2। i2 की वैल्यू तो हमारे पास 0 थी, तो ये तो काम ही खत्म हो गया इसका, तो बचा क्या आंसर, 4 वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गया VAB की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस इसके और भी लगाइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके प्रीशियस कमेंट ही मुझे आगे वीडियो बनाने में और मदद करते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।